तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अजीज़ तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamu alaikum students. Here I am to teach to physics class 10th where I discuss about chapter number 12 which is geometrical optics. Students, I am taking all these contents of this chapter from Punjab Textbook Board Lahore. Students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 geometrical optics के टॉपिक नंबर 12.14 टेलीस्कोप्स को। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। वो चीज़ें जिन्हें हम नेक्ड आई से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते उन्हें देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सिंपल माइक्रोस्कोप से भी ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, उन्हें ऑब्ज़र्व करने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जैसा कि स्टूडेंट्स बैक्टीरिया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने बैक्टीरिया वगैरह को देखा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो बहुत दूर होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स स्टार्स वगैरह हैं, मून्स वगैरह, प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए हम लोग टेलीस्कोप्स का यूज़ करते हैं, ओके। तो वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट्स जो हमें एक सर्टेन डिस्टेंस पर हों, काफ़ी दूर हों, उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए हम लोग टेलीस्कोप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग चाँद वगैरह को, रमज़ान में चाँद को देखने के लिए या फिर गैलेक्सीज़ को स्टडी करने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि टेलीस्कोप बेसिकली है क्या। फर्स्टली हम लोग इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। टेलीस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग लेंसेज और माइक्रोस्कोप्स। ऐसी मतलब ऑब्जेक्ट्स जो सर्टेन डिस्टेंस पर हों, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को विजुलाइज़ करने के लिए, उन्हें देखने के लिए हम लोग लेंसेज या मिरर्स का यूज़ करते हैं और हम लोग उनकी मदद से उन लेंसेज और मिरर्स को यूज़ करके टेलीस्कोप में हम लोग उन चीज़ों को इजीली देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या है। अब जब टेलीस्कोप को जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि उसमें जो लाइट की रेज़ होती हैं उनको हम लोग बेंड कर रहे होते हैं, तो बेंडिंग का जो फिनोमिना है बेसिकली वो रिफ्रैक्टिंग का ही फिनोमिना है, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग टेलीस्कोप को कहते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स, ठीक है। अ टेलीस्कोप दैट यूज टू कन्वर्जिंग लेंस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स, ठीक है। इसमें दो कन्वर्जिंग लेंसेज यूज़ किए जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, उसमें भी हम लोगों ने 2 लेंसेज का यूज़ किया। अब कन्वर्जिंग लेंस वो यूज़ करते हैं वो जो लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, लाइट को बेंड करते हैं। जैसे कन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। तो एक टेलीस्कोप में 2 कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स, ओके स्टूडेंट्स। इन टेलीस्कोप्स जिसमें 2 कन्वर्जिंग लेंस होंगे उन्हें हम कहेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स। अब 2 कन्वर्जिंग लेंसेज हैं जो वो कौन कौन से हैं। एक हमारे पास वो कौन से लेंसेज होंगे, बेसिकली एक हमारे पास होगा ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा हमारे पास होगा आईपीस लेंस, ठीक है। अब इन ऑब्जेक्टिव लेंस और इन्हें आईपीस लेंस क्यों कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए कहते हैं बेसिकली ये ऑब्जेक्ट को फोकस करेगा, ठीक है। बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्ट है लाइक स्टार्स हैं, ठीक है, मून है,
जो काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग ड्रा नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं लेंस की। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो एक सर्टन हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इन ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म अ रियल इमेज एंड अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट while an eyepiece lens virtual image and viewed by the eye। ठीक है, अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास स्टार भी हो सकता है, मून भी हो सकता है, इस तरह से। अब जो आई पीस लेंस है, ठीक है, आई पीस लेंस उसे कहते हैं कि जो हमारी आँख के बिल्कुल करीब होता है उसे हम कहते हैं आई पीस लेंस। लाइक दिस, ये हमारी आई के बिल्कुल करीब है, तो वो लेंस जो हमारी आई के बिल्कुल करीब होगा उसे हम लोग कहेंगे आई पीस लेंस। ठीक है, जहाँ आई पॉइंट होगा, जैसे ऑब्जेक्ट पॉइंट के नज़दीक जो लेंस था उसे हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव लेंस बोला। इसी तरीके से जो आई पीस के करीब लेंस होगा उसे हम कहेंगे आई पीस लेंस। अब स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा जो रियल इमेज बनाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इमेज हमेशा रियल इमेज बनाएगा। इसी तरह जो आई पीस लेंस है वो हमारे पास वर्चुअल इमेज बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी लेट्स सपोज, अब स्टूडेंट्स हम लोग इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। ठीक है, वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप्स। अब वर्किंग वो रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप वो होता है जिसमें हम दो कन्वर्जिंग लेंसेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि इस डायग्राम में हमारे पास दो लेंसेज इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक लेंस है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है और एक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थिक है। ठीक है, ऐसा क्यों रखा जाता है? अगर हम लोग देखें कि जो थिन लेंस होते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो इसकी जो फोकल लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो। जहाँ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फोकल लेंथ लार्ज रिक्वायर्ड हो वहाँ पे हम लोग थिन लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और थिक लेंस हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास फोकल लेंथ शॉर्ट हो वहाँ पे हम लोग थिक लेंस यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये वाला जो लेंस है, ठीक है, दिस वन लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस ने फोकस करना है ऑब्जेक्ट को ऑब्वियसली, तो इसलिए हमारे पास इसकी जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो लार्ज होगी। ठीक है, अब जो हमारी आँख के करीब लेंस है उसे हम कहेंगे आई पीस लेंस। इसकी जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास शॉर्ट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने दोनों की फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज ये हमारा आई ऑब्जर्वर है जहाँ से हम लोग इस पूरे फिनोमेना को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब जब हम अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस पर है, वहाँ से एक रे आ रही है। ठीक है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस में से पास होती हुई, जैसे ही ऑब्जेक्टिव लेंस से पास करेगी तो थोड़ा टर्न्ड हो जाएगी। ठीक है, अब ये थोड़ा टर्न्ड हो गई। अब ये जैसे ही ये एक लाइन पे जाके मिलेंगी तो ये हमारे पास एक इमेज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा जो इमेज डेवलप हुआ, हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल पॉइंट होगा वहाँ पे ये हमारा इमेज डेवलप हो गया। ठीक है, अब ये इमेज है हमारे पास, जो ऑब्जेक्टिव लेंस था, ऑब्जेक्ट था जो हमारा, उसका इमेज हमारे पास डेवलप हुआ बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जो ये इमेज है ये हमारे पास आई पीस लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट मतलब एक्ट करेगा। अब ये हमारे पास बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम फोकस करेंगे इस लाइट रेज़ को। लाइट रेज़ फर्दर हमारे पास आई कांटेक्ट तक जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम लोग ऑब्ज़र्व करें कि हमारा जो इमेज बन रहा है जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट कह रहे हैं वो क्योंकि बहुत आई पीस लेंस के फोकल पॉइंट के अंदर ही रखा हुआ है। ओके, हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो हमारी आई पीस का जो फोकल लेंथ है उसके अंदर ही बन रहा है।
ओके स्टूडेंट्स, अब जब भी हमारे ऑब्जेक्ट का फोकल पॉइंट के अंदर होता है तो हमारा जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। अब हमारी जो रेज़ हैं उनसे हम लोग मतलब के थोड़े इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे। ये जस्ट लाइक डॉटेड लाइन जो इमेजिनरी लाइन हम लोगों ने ड्रा की, अब ये इमेजिनरी लाइन एक ख़ास पॉइंट पे आके मीट करेंगी। अब जहाँ पे आके ये मीट करेंगी वहाँ पे हमारे पास एक इमेज डेवलप हो जाएगा और ये हमारे पास होगा फाइनल इमेज, ठीक है, जिसे हम लोग देख सकते हैं। अब हमारे पास जो भी डिस्कनेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे हम लोग स्टार्स का ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो हमारे स्टार्स के पर यहाँ पे हमारे पास उनका फाइनल इमेज बन जाएगा। ओके, आई होप कि स्टूडेंट्स आपको इसकी वर्किंग प्रॉपर समझ आ गई होगी, ठीक है। किस तरह से हमारा जो है टेलीस्कोप की वर्किंग करते हैं, किस तरह से हम लोग डिस्टिनेट ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, नो डाउट अगर आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है तो आपका जो इमेज होगा वो भी ऑपोजिट साइड पे बनेगा, ठीक है, वो थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी नेचर ऑफ इमेज है वो हमारे पास वर्चुअल इमेज होगा। ओके, हमारा जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा जो ये हमारे पास इमेज बना, ये तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का इमेज बना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है तो जो इमेज बनेगा वो हमारे पास इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। हमारा जो इमेज है वो बन रहा है इन्वर्टेड लाइंस के साथ, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि जो हमारा जो इमेज है वो हमारे पास वर्चुअल बनेगा। स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा जो इमेज का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा जो इमेज का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, मतलब मैग्नीफाई हो गया है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि जो इसकी नेचर है इन्वर्टेड है, वर्चुअल है और वो मैग्नीफाई होके काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज हो गया है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग बात करें इसकी मैग्नीफिकेशन पावर की, मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप्स, स्टूडेंट्स ऑब्वियसली जो हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है जो टेलीस्कोप है उसको बिगर करके दिखाता है, हमारे ऑब्जेक्ट का साइज़ को 10 टाइम्स बढ़ा देता है, ठीक है, उसके साइज़ को 10 टाइम बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट हमारा डिम है तो उसको हमारा ब्राइट करके भी दिखाता है, ठीक है, क्योंकि ये टेलीस्कोप में लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट्स को कैप्चर कर रहा होता है। जब लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट आती हैं तो ये हमारे जो ऑब्जेक्ट्स को लार्ज कर देता है और एक ब्राइट इमेज प्रेजेंट करता है, ठीक है, जिसे हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर। अब अगर हम लोग बात करें मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप्स की, ठीक है, कितना उसको मैग्नीफाई करता है, जैसे हम लोगों ने देखा उसको 10 टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है। यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला गिवन है, जो मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप्स है वो 10 टाइम उसको बिगर कर देता है। मैग्नीफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कैन बी डिटरमिन थ्रू द रे डायग्राम, जो हमने डिस्कस कर ली थी। मैग्नीफिकेशन m इज़ इक्वल टू f डिवाइडेड बाय f नॉट, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज इक्वल टू हमारे पास होगा मैग्नीफिकेशन पावर के। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट का यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ ऑफ आई, ठीक है, उसे हम लोग एफ ई से ज़ाहिर करेंगे और इसे हम लोग एफ नोट से ज़ाहिर करें। ये हमें बताता है कि हमारी जो मैग्नीफिकेशन पावर है टेलीस्कोप उसको कितना लार्ज कर सकता है, कितना उसे एनहांस कर सकता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि टेलीस्कोप किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कि डिस्टिनेक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए, उनको विजुलाइज करने के लिए, उन्हें देखने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें 2 कन्वर्जिंग लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, एक इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल होता है और दूसरा हमारे पास आईपीस लेंस होता है।
ऑब्जेक्टिव लेंस फोकस कर रहा होता है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं और हमारे पास एक इमेज डेवलप होता है। इस इमेज से हम लोग एक और फर्थर इमेज डेवलप करते हैं आईपीस लेंसेज के थ्रू, जिससे हम लोगों को फर्थर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है इमेज के बारे में। हमने इमेज के बारे में देखा, वो इन्वर्टेड होगा, विजुअल होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया इसकी मैग्नीफिकेशन पावर को। इसकी मैग्नीफिकेशन ये इमेज को लार्ज कर देता है 10 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे द ह्यूमन आई। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे 12.15 टॉपिक्स द ह्यूमन आई। हम लोगों ने लेंसेज की एप्लीकेशन को डिस्कस किया, टेलीस्कोप, कैमरा। अगर हम लोग कैमरे को रिपीट करें तो कैमरे में एक लेंस इस्तेमाल होता है जो कि ऑब्जेक्ट को फोकस करता है और हमें बैक साइड फिल्म के ऊपर एक इमेज डेवलप करता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारे फंक्शन आई का है। हमारी जो आई है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करती है और हमारी जो आई के अंदर जो रेटिना होता है जहाँ पे इमेज बनता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि हमारी जो आई है उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से की गई। हमने यहाँ पे एक डायग्राम को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ये उभरा हुआ पार्ट होता है आगे की तरफ, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, The image formation in a human eye as shown in fig. The human eye like a camera in place of the film. The retina record the picture. The eye has a refracting system containing a converging lens. आई में हमारे पास एक converging lens इस्तेमाल किया गया होता है। The lens is from an image on the retina which is light sensitive layer on the back of the eye. ठीक है, जो कॉर्निया होता है एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है और ये एक हमारे पास फ्रंट साइड पे इस तरह से कवर किया गया होता है। हमारी जो आई का जो फ्रंट पोर्शन है उसमें ये कवर्ड होता है आई में। कॉर्निया बेसिकली हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो कवर्ड होता है फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई का। जो हमारे आई का फ्रंट पोर्शन है उसको हम लोग कवर कर रहा होता है कॉर्निया। ठीक है, अब सेम इसी तरह अगर हम देखें कि जो ये लिड्स हैं ये हैं आयरस। आयरस क्या होता है कि हमारी आँख का जो कलर्ड पोर्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं आयरस। ठीक है, अगर हम लोग आयरस को डिस्कस करें, in the camera distance of lens in the form of film is adjusted by two proper focus, but in the eye the lens change focal length. जो आयरस है, आयरस हमारे पास एक कलर्ड पोर्शन होता है। जब हमारी लाइट रेटिना पर फॉल कर रही होती है, जब लाइट रेस रेटिना पर फॉल करती हैं तो जो आयरस का जो पोर्शन है उस लाइट को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, अगर हम लोग आयरस की एग्जांपल देखें, जब हमारी आँखों में एक चमकदार एक ब्राइट लाइट पड़ती है तो हमारी आँखें फ़ौरन से बंद होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम लोग सूरज की तरफ देखें तो हमारी जो आँख है सूरज से बंद होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो ब्राइट लाइट आँखों पर पड़ती है तो हमारा जो आयरस है वो बंद होना शुरू हो जाता है। अब आयरस जब बंद होता है तो जो लाइट रेज़ हैं वो नहीं जाने दे रहा होता हमारी आँख के अंदर। सो डैश हम लोग कह सकते हैं कि जो आयरस का फंक्शन है वो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट इन रेटिना। आयरस है वो कंट्रोल करता है लाइट को। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बात करें नेक्स्ट है प्यूपल की। अब आयरस के साथ जो ओपनिंग पार्ट है, इस ओपनिंग पार्ट को हम लोग कहते हैं प्यूपल। ठीक है, इस ओपनिंग पार्ट को हम लोग कहते हैं प्यूपल। और बट इस प्यूपल तो अब हम लोग प्यूपल को डिस्कस करते हैं।
In the camera, the distance of lenses from the film is adjusted. Proper focus between the eye, the lens changes focal length. Light enter the eye through the transparent member called the cornea. Cornea एक transparent material है जो light को control करता है. Iris is the colored portion of the eye in the control the amount of light reaching the retina. ठीक है. It has an opening at its center called the pupil. जो हमारे पास सेंटर में जो हमारा ओपनिंग आई का जो एरिया है उसे हम लोग कहते हैं प्यूपल. ठीक है. द आयरस कंट्रोल द साइज़ ऑफ द प्यूपल. जब आयरस है वो प्यूपल के साइज़ को कंट्रोल करता है. ठीक है. जैसे हमारे पास सूरज की रोशनी हम लोग ब्राइट लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो हमारे पास हमारा जो आयरस है वो उस लाइट को अंदर हमारी आई तक जाने नहीं देता. ठीक है. The iris contract the size of the pupil when the dim light pupil is enlarged. The lens of the eye is flexible, accommodates object over a wide range of distances. Okay students, अब हम लोग देखते हैं कि एक जो लेंस है, एक कन्वर्जिंग जो लेंस है हमारी आई के अंदर यूज़ किया जाता है जो कि लाइट रेज को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट के ऊपर. ठीक है. अगर हम लोग बात करें कि रेटिना की, तो रेटिना बेसिकली जैसे हम लोग कैमरे में बैक साइड पे फिल्म होती है जहाँ पे जो इमेज डेवलप होता है, सिमिलरली रेटिना भी जस्ट लाइक फिल्म के तौर पर ही काम करता है जहाँ पे वो इमेज को डेवलप करता है. क्लियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आई की कंस्ट्रक्शन जिसमें हम लोग आयरस को, प्यूपल को और रेटिना को डिस्कस किया. अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो इमेज है वो किस तरह से डेवलप होगा. ठीक है. स्टूडेंट्स, सपोज डैट हमारे पास ये कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है. ठीक है. जिसको हम लोग हमारी जो आई है उसने फोकस करना है. ठीक है. अब जब लाइट रेज हैं इस ऑब्जेक्ट से ट्रैवल करेंगी. ठीक है. जो स्ट्राइक करेंगी जाके लेंसेज के साथ. ठीक है. ये लाइट रेज यहाँ से निकली हैं और लाइट रेज डिफरेंट डायरेक्शन से ट्रैवल करेंगी. ट्रैवल करके जाके हमारे पास जो हमारा जो लेंस है उसे जाके स्ट्राइक करेंगी. लेट्स सपोज स्टूडेंट जो फर्स्ट रे थी जो बिल्कुल पैरेलल मूव कर गई. ठीक है. अब ये रे बेंड होकर थोड़ी अंदर तक जाके फॉल करेगी. ओके. सिमिलरली हमारे पास जो डिफरेंट रेज है, अगर हम लोग इस रे की बात करें तो ये भी डिफरेंट डायरेक्शन में जाके फॉल करेगी. ठीक है. अब एक और थर्ड वन रे है, ये हमारे पास एक रे बेंड हो जाएगी. ओके. इसी तरीके से हमारे पास लास्ट वन रे है, ये भी हमारे पास बेंड हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स, जहाँ पे ये एक पॉइंट बन जाता है, ये पॉइंट्स बन रहे हैं, इन पॉइंट्स के दरमियान हम लोग हमारा जो इमेज है वो डेवलप होगा. अब ये हमारा जो इमेज है ये एग्जैक्ट रेटिना पे डेवलप होगा. हम लोग देख सकते हैं कि जो साइज़ हमारा ऑब्जेक्ट का है वही साइज़ हमारे इमेज का होगा. ठीक है. जो अगर हम लोग नेचर ऑफ इमेज में डिस्कस करेंगे कि लाइट रोज इमेज बना रही होती हैं कि जो हमारा जो इमेज है वो रियल होगा. तो ये बेसिकली ये थी इसकी वर्किंग, किस तरह से जो इमेज है वो डेवलप होता है, किस तरह से जो इमेज है वो बन जाता है. आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा कि जो आई है उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से जो इमेज बनाती है. ठीक है. अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि हमने देखा कि कैमरास में डिस्कस किया कि जो लेंस है वो जो फिल्म है फिक्स्ड होते हैं. ठीक है. इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड होता है. सो जो हमारी जो रेज़ हैं वो स्ट्राइक करती हैं और फोकल पॉइंट से पास करके जहाँ पे हमारे पास मीट करती हैं वो फिल्म के ऊपर हमारे पास एक इमेज बन जाता है. ठीक है. अब स्टूडेंट्स, अब जो कैमरा हम लोग बात कर रहे हैं ये पुराने वक्तों का कैमरा होता था जिनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता था वो फिक्स्ड होता था. बाद में कैमरास आ गए जिनमें हमारे पास लेंस भी मूव कर सकते थे और हमारे पास जो फिल्म थी वो भी मूव कर सकती थी. ठीक है. अब जब हम इन्हें जूम या जूम आउट कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम लोग अपने लेंस को मूव करवा रहे होते हैं. ठीक है. अब जो हमारा जो लेंस है आगे या पीछे हो रहा होता है, आगे या पीछे होने की वजह से जो फोकल पॉइंट है वो हमारे पास चेंज हो जाता है.
अब ऑब्वियसली फोकल पॉइंट जब चेंज होगा तो उसके हिसाब से जो हमारा जो इमेज है वो डेवलप होगा, उसमें भी ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे। अब स्टूडेंट्स, एक ये हैरानकुन बात थी कि जो अल्लाह ताला ने हमारी आँख में एक चीज़ रखी है कि हम लोग, हमारी जो आँख है ऑटोमेटिकली उसमें फोकल पॉइंट्स मूव करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ दूर की देख रहे होते हैं तो इजीली कोई चीज़ दूर की भी देख सकते हैं, और अगर हमारे पास कोई करीब चीज़ है, हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग नज़दीकी से पढ़ भी रहे होते हैं। तो नज़दीक या दूर की चीज़ देखने के लिए हम लोगों को अपने को लेंसेज को, अपनी आई को जूम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि अल्लाह ताला ने हमारी आँख को ऑटोमेटिकली इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ऑटोमेटिकली हमारा जो फोकल पॉइंट है वो मूव करता है। अब ये किस तरह से होता है, ये आज तक किसी कैमरे में भी नहीं आई, ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम लोग कहते हैं अकोमोडेशन, कि ऑटोमेटिकली हमारा जो फोकल पॉइंट है वो मूव कर रहा है और जो हमारा जो इमेज है वो डेवलप हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड द अकोमोडेशन। अब हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस to form sharp image on retina is called accommodation. The variation of focal length का वेरी करना, फोकल लेंथ का चेंज होना, जूम करना, जूम इन या जूम आउट करना जो ऑटोमेटिकली होता है हमारे आई में, टू फॉर्म अ शार्प इमेज, डैट मीन्स टू से डैट हमारे पास एक क्लियर इमेज बन रहा होता है ऑन द रेटिना इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन। चाहे तो हम वो इमेज करीब से देखें या दूर से देखें, लेकिन हमारा जो फोकल पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली जूम इन या जूम आउट होता है। ये प्रोसेस कैसे होता है, हमारी जो आँख है उसके अंदर कुछ मसल्स होते हैं, वो जिन्हें सिलेरी मसल्स बोलते हैं, ओके, उनके अंदर ये फंक्शन होता है, ठीक है। अब ये जो सिलेरी मसल्स हैं ये करते क्या हैं, ये कंट्रोल करते हैं हमारा जो लेंस के कर्वेचर को, ठीक है। In object to close the eye, the axillary muscles increase the curvature of the lens, thereby shortening the focal length. The divergent ray from the nearby object are thus bent more so as to come to focus on the retina. Curvature of lens से जो हमारी जो focal length है वो कम हो जाती है। कर्वेचर ऑफ लेंस से जो हमारी फोकल लेंथ है वो चेंज होती रहती है। अब कर्वेचर ऑफ लेंस बेसिकली जो हमने जो पढ़ा था कि जो लेंसेज कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस जितना थिक होगा उसकी फोकस लेंथ इतनी लार्ज होगी, ठीक है। जो लेंस जितना थिक होगा तो उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होगी, ठीक है। तो सिलेरी मसल्स जो होते हैं वो हमारी फोकल लेंथ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली थिक या थिन कर रहे होते हैं, उससे ऑटोमेटिकली हमारी जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो रही होती है। अब ये फंक्शन ऑटोमेटिकली हमारी आँख के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लोज ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब कि दूर के ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, जो हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसमें हमारा जो लेंसेज हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं, ठीक है। जो हमारा लेंस है वो रिलैक्स्ड होगा, ठीक है। तो जो हमारा कर्वेचर है, कर्वेचर ऑफ लेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, और उनकी जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें फॉर क्लोज ऑब्जेक्ट की, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्लोज ऑब्जेक्ट की, ठीक है। जब हम लोग बुक पढ़ रहे होते हैं तो जो हमारे लेंसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, हमारा जो लेंस है काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है। जब हमारा लेंस टेंस्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, थिक होने का मतलब ये है कि जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। इसमें हमारे पास फोकल लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। इस तरीके से जो हमारा जो इमेज बनता है वो रेटिना पे बन जाता है।
तो हमारा जो इमेज है वो साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू डिस्टिनेक्ट ऑब्जेक्ट के, क्योंकि डिस्टिनेक्ट ऑब्जेक्ट को हमारे पास काफ़ी दूर से फोकस कर रहे होते हैं, इस वजह से हमें शॉर्ट इमेज बनता है। तो क्लोज ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक लार्ज इमेज बनता है कि जो हमारे जो लेंसेज हैं इस केस में हमारे पास वो टेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। इस केस में जो कर्वेचर ऑफ लेंसेज हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं स्टूडेंट्स। फार ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कर्वेचर ऑफ लेंस थे वो डिक्रीज़ कर जाते थे, और क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारे पास जो कर्वेचर है वो हमारे पास इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास जो इसकी फोकल लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी, मतलब वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इमेज डेवलप हो जाएगा रेटिना पर। इस तरह से हम लोग कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जो ये अकोमोडेशन का प्रोसेस है जो हमारी आँख में ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, जैसे कि स्टूडेंट जो यंग लोग होते हैं उनमें जो ये अकोमोडेशन काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ जैसे हमारी जो एज बढ़ती है अकोमोडेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आई होप के स्टूडेंट्स आपको अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट्स को। स्टूडेंट्स हम लोग इनकी डेफिनेशंस को रीड आउट करते हैं। हमारी जो आई है उसका एक नियर पॉइंट होता है, ठीक है। आपने अक्सर नोट किया होगा जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं, बुक को इस तरह से पढ़ते हैं कि उसका जो डिस्टेंस है वो इतना मतलब इतना क्लोज भी ना हो कि जो हमारे जो वर्ड्स हैं उनको हम लोग ब्लर हो जाएं, ना ही इतने ज़्यादा डिस्टेंस पर हों कि हमें वो नज़र ही ना आए। क्योंकि हमारे आई है उसका एक नियर पॉइंट होता है, हमारी जो आई है उसका नियर पॉइंट है। लेट्स सपोज हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग उससे दूर जाएंगे, लेट्स सपोज हम लोग 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जाएंगे तो तब भी हम लोग उनको रीड आउट नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड नियर पॉइंट है जिसकी मदद से हम लोग उन ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी आई से उन वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। Okay, the near point of the eye is the minimum distance of an object from the eye which is produced a sharp image on the retina, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का आई से एक मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, एट विच द प्रोड्यूस अ शार्प इमेज ऑन द रेटिना, जहाँ पे वो एक शार्प इमेज डेवलप करता है उसे हम लोग कहते हैं नियर पॉइंट। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको नियर पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम लोग बात करें कि जो नॉर्मली जो आई होती है, नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर हमारे पास है नॉर्मल आई का नियर पॉइंट, ओके। जैसे जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एट द एज ऑफ 50 हमारे पास पहुंचती है, increase the 50 centimeter the age 40 years at the roughly 50 centimeter at the age of 60 years। अगर हमारे पास एज 40 हो गई 50 हो गई तो हमारे पास इसका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर 40 एज होगी तो रफली हमारे पास 50 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, ठीक है। आपने स्टूडेंट्स अक्सर देखा होगा कि जो काफ़ी बूढ़े लोग होते हैं वो अपनी बुक को काफ़ी ज़्यादा दूर करके पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वो दूर करके इसलिए पढ़ रहे होते हैं क्योंकि उनका जो नियर पॉइंट है वो काफ़ी दूर हो चुका होता है, ठीक है। नॉर्मल आई का जो यंग पीपल्स जो होते हैं उनका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो 25 सेंटीमीटर दूर तक कोई भी चीज़ है उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इजीली, लेकिन जैसे ही वो 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो वो वर्ड्स वो चीज़ ब्लर होना शुरू हो जाएंगी, हम लोग उनको मज़ीद फोकस नहीं कर सकेंगे। सो डैट इज़ द नियर पॉइंट। आई होप को स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं फार पॉइंट्स को। फार मतलब दूर, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज अगर हम देखें कि हमारे जो आई है उसका फार पॉइंट क्या है, ठीक है। हम लोग आसमान की तरफ देख सकते हैं ऑब्वियसली,
तो इसी तरीके से अगर हम लोग आसमान से हमें नज़र आ रहा है तो डैट्स मीन्स कि हमारा जो फार पॉइंट है वो बहुत दूर है। ठीक है, अब ये हम लोग डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा फार पॉइंट है वो इन्फिनिट है। ठीक है, हमारा जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिट है, क्योंकि हम आसमान तक डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते। तो जो हमारा जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो हमारे पास the far point of the eye is the maximum distance of an object from the eye on which the fully relaxed eye can focus. Okay students, the far point of the eye is the maximum distance of an distant object from the eye which the fully relaxed eye can focus. तो फार पॉइंट जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है उस डिस्टिनेक्ट ऑब्जेक्ट का जहाँ तक हम लोग हमारा जो रिलैक्स्ड आई है इजीली फोकस कर सके और हमारा इमेज बना सके जिसे हम लोग इजीली देख सकें। डैट इज़ द फार पॉइंट। ओके, तो फार पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग आसमान तक इजीली देख सकते हैं, तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो हमारा इन्फिनिट है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप को ह्यूमन आई का नियर पॉइंट और फार पॉइंट का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशंस एग्ज़ाम्स में भी पूछ ली जाते हैं, तो आप लोगों ने इनको ध्यान से रीड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन, मतलब जो हमारे आई के हमारे जो देखने की सलाहियत है उनमें क्या क्या नुक्स पाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्टली हम किस वजह से करीब चीज़ों को नहीं देख पाते, किस वजह से हम लोग दूर वाली चीज़ों को नहीं देख पाते। आपने देखा होगा कुछ जो बच्चे होते हैं उनकी जो आई साइड्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं, उन्हें दूर से नज़र नहीं आता, तो उनको भी ग्लासेस लगी होती हैं। इस तरीके से कुछ ओल्ड एज मतलब कुछ बुज़ुर्ग होते हैं उनको भी ग्लासेस लगी होती हैं। तो इसकी क्या वजह है, क्या उनकी करीब की नज़र या दूर की नज़र किस तरह से उनकी वीकनेसेस को कम किया जाता है, और उनके दरमियान जो वीकनेसेस हैं आँख में जो नुक्स है वो किस वजह से होता है, हम लोग ये डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। ओके, फर्स्टली हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन को पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द डिफेक्ट ऑफ विजन। वो आँख का एक ऐसा नुक्स जिसकी वजह से हम लोग कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली नहीं देख सकते, तो उसे हम लोग कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। अब यह डिफेक्ट ऑफ विजन हमारे पास ब्लर हो सकता है। अगर हम लोग करीब से देखें कोई चीज़ को तब भी हमें वो चीज़ ब्लर नज़र आ सकती है, अगर हम लोग दूर से देखें तो भी हमें वो चीज़ ब्लर नज़र आती है। अब कुछ की नज़र करीब की नज़र में इशू होता है और कुछ की दूर की नज़र में इशू होता है। अब ये डिपेंड करता है उनके आई पे, उनके आई के लेंसेज पे, आई के मतलब जो हमारा रेटिना है उस पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, हम इन्हें देखेंगे कि हम जो हमारे पास नियर साइट हेडनेस है और फार है वो किस तरह नियर और फार जो हमारे पास आई व्यू हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, द डिफेक्ट ऑफ विजन अराइजेज व्हेन द आई लेंस इज अनेबल टू अकोमोडेट इफेक्टिवली। ठीक है, हमारा जो आई का लेंस है वो सही तौर पर अकोमोडेट नहीं होता, जिसकी वजह से जो हमें इमेज है वो ब्लर नज़र आता है। तो इस वजह से हमारी जो आँख है उसमें डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, हमें चीज़ें ब्लर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। कोई चीज़ हमारे पास पड़ी हो तो वो भी हमें ब्लर नज़र आती है, तो हम लोग कहते हैं कि इसकी करीब की नज़र का में इशू है। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ सर्टेन डिस्टेंस पर पड़ी है, रखी हुई है, तो हम उसको बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को वो नज़र नहीं आती, तो हम कहते हैं इसकी दूर की नज़र है, उसमें इशू है। हम इन्हें करीब की नज़र और दूर की नज़र का जो इशू है उनको डिस्कस करेंगे और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नियर साइटेडनेस जिसे हम लोग करीब की नज़र भी कहते हैं या मायोपिया भी कहते हैं उसे। ओके, सम पीपल कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट द एड ऑफ स्पेक्ट्रल। कहते हैं कि जब कोई आँख दूर के शाम को वाज़िया तौर पर नहीं देख सके तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं नियर साइटेडनेस। ठीक है, या मोपिया कहते हैं जिसे हम लोग। The defect of vision is also known as the short sight or the nearsightedness. It may be due to the
आई बॉल बीइंग टू बी लॉन्ग। ठीक है, ये हमारे पास जो करीब के जो नज़र है उसको दूर करने का एक तरीका है कि जो हमारे पास इसमें एक डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल किया जाता है। इनकी करेक्शन के लिए हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसकी करेक्शन करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसे दूर से अगर नज़र वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रहा तो उसका करीब की नज़र का इशू है, तो हम लोग उसको नुक्स को कैसे दूर कर सकते हैं, हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्टली जो हमारे पास इस नुक्स को दूर करने के लिए हमारे पास एक डाइवर्जिंग लेंस है, हम उसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल किया गया है। डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल करके उसी साम से आने वाली जो रेज़ हैं वो हमारी आँख के अंदर एंटर होती हैं। ठीक है, जैसे ही रेज़ हमारी आँख के अंदर एंटर होती हैं, आँख में दाखिल होने से पहले वो फैल जाती हैं और इस तरह से जो हमारा जो मायोपिया है यानी वो हमें रेटिना पर फोकस हो जाती हैं और एक हमारे पास एक वाजिया एक इमेज बनाती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई डिस्टिनेक्ट ऑब्जेक्ट है। लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टिनेक्ट ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड ब्लर्ड इमेज इज प्रोड्यूस्ड। लेट्स सपोज हमारे पास लाइट रेज हैं वो डिस्टिनेक्ट ऑब्जेक्ट से आ रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये रेज आएंगी हमारे रेटिना से जाके टकराएंगी और हमारे पास यहाँ पे एक रेटिना के सामने बिल्कुल हमारे पास एक इमेज डेवलप कर देंगी। ठीक है, हमें ये जो ये रेज़ हैं ये आँख से इन फ्रंट रेटिना से आती हुई दिखाई देंगी। देन हमारे पास डिस्टिनेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, द नियरेस्ट आई कैन बी करेक्टेड विद द ग्लास और कॉन्टेक्ट लेंस विद यूजिंग डाइवर्जिंग लेंस। हमारे पास यहाँ पे एक डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल किया जाता है। लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर नाउ डाइवर्ज बाय द लेंस बिफोर एंटरिंग द आई। यहाँ पे हमारे पास डिस्टिनेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास विजुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द डाइवर्जिंग लेंस। यहाँ से रे आएगी, डाइवर्जिंग लेंस से एंटर होगी। डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है उन रेज़ को डाइवर्ज कर देता है और वो हमारे पास रेटिना में एंटर हो जाती हैं। हमारी जो आई का रेटिना है उसके अंदर एंटर हो जाती हैं। टू द ऑब्जर्वर दीज लाइट रे अपीयर टू बिकम फार पॉइंट एज दे आर फोकस्ड ऑन द रेटिना। ये हमें दूर से आती हुई नज़र आती हैं और हमारी जो रेटिना है उसके ऊपर फोकस्ड हो जाती हैं एंड फॉर्मिंग अ शार्प इमेज। इस तरह से हम लोगों को डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल करके हमारे पास जो इमेज है वो हमारे पास एक रेटिना पे हमारे पास शार्प इमेज हमें दिखाई देता है। देन हम लोग फार साइडनेस को डिस्कस करते हैं। फार साइडनेस को हम लोग बेसिकली हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। फर्स्टली हम लोग इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द डिसेबिलिटी ऑफ द आई टू फ्रॉम द डिस्टिनेक्ट इमेज फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन इट्स रेटिना इज़ नोन एज द फार साइडनेस। आँख में एक ऐसा इफ़ेक्ट जिसकी वजह से जो नज़दीक की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें क्लियरली या नज़र नहीं आते, हमें करीब की चीज़ें नज़र नहीं आती बल्कि हमें वो ब्लर नज़र आती हैं, तो उसे हम कहते हैं फार साइडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। ओके, तो ये किस तरह से होता है, इसकी रीज़न क्या है? When the sightless eye tries to focus on a book held closer than the near point, it is shorter its focal length as much as it can. However, it can be shorted. The focal length is longer. It should be therefore the light rays the book would be the blurred image behind the retina. स्टूडेंट्स ये इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारी आई बाल है जो हमारा उसका जो डायामीटर है, आई बाल का जो डायामीटर है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। आई बाल के जो डायामीटर का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। इस तरह से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट से जो रेज़ आती हैं वो रेटिना के पीछे जाके, इस तरह से वो रेटिना के पीछे जाके हमारे पास इमेज बनाती हैं। ठीक है, रेटिना से पीछे जाके मतलब फोकस होती हैं और इमेज वाजिया नहीं बनाती, बल्कि वो जो इमेज बनाती हैं वो ब्लर इमेज बनाती हैं, हमारे रेटिना से पीछे इमेज बनाती हैं। इस वजह से हमें जो चीज़ें हैं वो ब्लर नज़र आती हैं। अब हम इनकी करेक्शन को कैसे कर सकते हैं, इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? नेक्स्ट जो बी डायग्राम है वो इसकी करेक्शन की डायग्राम है। वी कैन आल्सो करेक्ट दिस डिफेक्ट
इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने एक कन्वर्जिंग लेंस को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि हम लोगों ने एक कन्वर्जिंग लेंस को यूज़ किया हुआ है। इसमें एक कन्वर्जिंग लेंस को यूज़ करके जो हमारे जो आईबॉल का डायमीटर है उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से जो हमारे पास नज़दीक पड़े हुए ऑब्जेक्ट से जो रेज़ हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं। कन्वर्जिंग लेंस हम लोगों ने जो यूज़ किया है, यहाँ पे जो रेज़ आएंगी वो हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू कन्वर्ज हो जाएंगी। इस तरह से जो हमारा जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर ही बनता है, बल्कि उसके पीछे नहीं बनता। तो स्टूडेंट्स, हम लोग द लेंस रिफ्लेक्ट द लाइट रेज एंड द कन्वर्ज फ्रॉम द इमेज टू द रेटिना। तो हमारा जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर बनता है। टू एन ऑब्जर्वर द रेज अपीयर टू कम फ्रॉम द नियर पॉइंट टू फॉर्म अ शार्प विजुअल इमेज ऑन द रेटिना। इस तरह से जो हमारे रेटिना है उस पर शार्प और हमारे पास एक विजुअल इमेज बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करके हम लोग इस जो डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया है उसको कम लोग कर सकते हैं। कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करके जो हमारा जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर ही बनता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया डिफेक्ट ऑफ आइज़ को। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग MCQs को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इन वीडियो लेक्चर्स को बार बार देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।